हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू लेसन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की डीएलएड साइंस की डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका सोशल साइंस है उसकी हमारी है ये क्लास नंबर 8। क्लास नंबर 8 जिसमें हमारा न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट है। न्यू टॉपिक जो हमारा क्या, भारत का इस्लाम धर्म में आगमन। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन। ठीक है, भारत के अंदर ये जो इस्लाम धर्म है इसका आगमन किस प्रकार से हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा न्यू टॉपिक है आज का कि इस्लाम धर्म का आगमन जो है भारत में वो किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिस्कशन करते हैं। देखिए, अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण एवं निष्ठा ही क्या होती है, इस्लाम है। इस्लाम क्या है कि अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण एवं निष्ठा ही क्या है, इस्लाम है। इस्लाम का उदय अरब देश के मक्का में हुआ है। इस्लाम का उदय कहाँ हुआ है, अरब देश के मक्का में हुआ था और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका क्या हो गया, प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद, किसके बाद, 7वीं शताब्दी में जब भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का क्या बन गया, अंग बन गया। धीरे धीरे क्या बन गया, ये भारतीय संस्कृति का क्या बन गया, अंग बन गया। अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण और एवं निष्ठा ही क्या है, इस्लाम है। और इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ है, अरब देश के मक्का में हुआ था और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में इसका क्या हो गया, प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का क्या बन गया, अंग बन गया। आगे पढ़ते हैं कि इस्लाम धर्म की जो शुरुआत है वो किस प्रकार से हुई। यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ। कहाँ, ये जो अरब देश की बात है, वहाँ की जो मक्का जो था, मक्का नामक शहर में कब, सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। मोहम्मद साहब जो थे वो कहाँ किसके थे, कुरैश कबीले के थे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से क्या रहते थे, लगड़ते झड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हज़रत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, तो इस्लाम धर्म की शुरुआत है वो कहाँ से हुई कि ये अरब देश की बात है। वहाँ के कौन, एक मक्का नामक एक जो शहर है वहाँ में सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। मोहम्मद साहब किसके, कुरैश कबीले के थे। और उस समय अरब में क्या होता था, बहुत सारे छोटे छोटे जो कबीले हुआ करते थे उनमें बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। तो और वो लोग बहुत सारे देवी देवताओं को भी पूजा करते थे। तो हज़रत मोहम्मद जो थे वो इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए संदेश देने लगे कि ईश्वर क्या है, ईश्वर एक है और एकमात्र अल्लाह के सीधे और सरल तरीके से क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और क्या हैं, सब एक हैं। मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध भी किया। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर कब, 622 ईस्वी में दूसरे शहर कहाँ जाना पड़ा, मदीना जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा, मदीना जाना पड़ा। और इसका यह जाना क्या कहलाता है, हिजरत कहा।
इसका जो जाना, ये जिनका जो जाना था वो हिजरत कहा जाता है। और इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत जो है क्या होता है, वो प्रारंभ होता है। और मदीना में ही क्या पवित्र कुरान की रचना हुई है और यहीं पर उनकी शिक्षाओं का क्या है, निश्चित रूप जो है मिला है। तो प्रारंभ में उन्होंने क्या किया कि मक्का शहर में कई लोगों को मोहम्मद साहब की बातों का उन्होंने विरोध किया और यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर कहाँ जाना पड़ा, मदीना जाना पड़ा। और इनका यह जाना क्या कहलाता है, हिजरत कहा जाता है। और इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत जो है वो प्रारंभ होता है। मदीना में ही पवित्र कुरान की क्या हुई है, रचना हुई है और यहीं पर उनकी शिक्षाओं को क्या मिला है, निश्चित रूप मिला है। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला और मोहम्मद साहब की मृत्यु कहाँ हो गई, 632 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं, समता, समानता तथा बंधुत्व। कौन कौन से 3 बुनियादी सिद्धांत हैं, समता, समानता तथा बंधुत्व। और इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है और वे उसके क्या हैं, बंदे हैं तथा हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम मतलब संदेश लाने वाले क्या हैं, पैगंबर है, ऐसा ये लोग मानते हैं। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं जो थी वो क्या क्या थी, उनकी शिक्षाएं ये थी कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को मानने वाले के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत जो हैं वो निर्धारित किए। कितने सिद्धांत, 5 सिद्धांत उन्होंने निर्धारित किए। कौन सा, पहला था कलमा। पहला क्या था, कलमा, कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके क्या है, पैगंबर हैं। मतलब अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब क्या है, उसके पैगंबर हैं। दूसरा उन्होंने क्या लगा, नमाज, मतलब प्रतिदिन 5 बार उनको नमाज पढ़नी चाहिए। तीसरा रखा रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा मतलब व्रत रखना चाहिए। चौथा था ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा जो है उनको गरीबों में सहायतार्थ देना चाहिए। मतलब 40% जो हिस्सा है ना वो गरीबों में सहायता के रूप में देना चाहिए। 5वां था हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की क्या करनी चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, मक्का की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। आगे है, मोहम्मद साहब के देहावसन के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व जो है स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे और इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक जो है फैलाया। जब मोहम्मद साहब की क्या हो गया, देहावसन के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे और इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक क्या किया, फैलाया। भारत में इस्लाम धर्म का क्या हुआ कि भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया और फैला। जैसे अरबों के द्वारा भारत पर आक्रमण से फैला, अरब व्यापारियों के माध्यम से भारत में आया, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से क्या हुआ, ये भारत में इस्लाम धर्म का क्या हुआ, आगमन हुआ। भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार के मुख्य कारण जो हैं वो निम्नलिखित कौन कौन से थे। पहला क्या था कि अरबों का आक्रमण हुआ। ये कि भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय, किसके समय, खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना मतलब पश्चिमी घाट पर हुआ। यह आक्रमण क्या हुआ था, सफल नहीं हुआ और इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के क्या हुए, संपर्क में आए। और इसके बाद में समय समय पर भारत पर अरबों का जो आक्रमण होता रहा और इसकी पूर्ण सफलता किसको मिली, मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई थी। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का क्या कर दिया था, राज्य स्थापित कर दिया था। ठीक है। भारत में इस्लाम धर्म की जो इस्लाम धर्म का आगमन जो है किस प्रकार से हुआ कि जब अरबों का क्या हुआ, आक्रमण हुआ। किसका, अरबों का जो है आक्रमण हुआ। कैसे कि भारत पर अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ, खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ था। ठीक है।
यह आक्रमण सफल नहीं हुआ और इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म जो है मानने वाले थे उनके संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा और इसमें पूर्ण सफलता कब मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को क्या किया, पराजित कर सिंध पर अरबों को क्या कर दिया, जो अरबों का क्या कर दिया, राज्य स्थापित कर दिया। दूसरा क्या है कि कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहां पे बंदरगाह में वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद करी, उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए जमीन दी और इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग भी क्या होने लगे, इस्लाम धर्म से परिचित होने लगे। चौथा कारण क्या था कि भारत में कैसे आया कि तीसरा था भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा हुई। जैसे सन 900 ईस्वी में लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे और इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आ गए और इनमें कई लोग कारीगर भी थे और कई लोग संत भी थे, तो और कुछ सिपाही भी आए थे। भारतीय शासकों ने सेनाओं में शामिल हो गए ये लोग और ईरान लोग जो मुस्लिम थे और इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में क्या मिलने लगी, जानकारी मिलने लगी। तो इस प्रकार से भी भारत में इस्लाम धर्म का क्या हुआ, आगमन हुआ। चौथा क्या है कि 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया था और इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। कब, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना क्या किया, राज्य स्थापित किया था और इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म को मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा हमारा पॉइंट है कि 12वीं शताब्दी सॉरी पांचवा है 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषण में दोहे और गीत गाए, जो ईश्वर के प्रति क्या रखते थे, भक्ति भाव से भरे थे। और इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया, बहुत सारे जाने माने ये लोग कौन थे, सूफी संत थे। इनके जरिए भी इस्लाम धर्म जो है भारत में फैला। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते हुआ करते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। और इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने की बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान के नामों से क्या है, जाना जाता है। ठीक है, तो सूफी संतों के द्वारा, ईरानी शरणार्थियों के द्वारा, अरबों के भारत पर आक्रमण के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा भारत में जो है इस्लाम धर्म की क्या हो गई, स्थापना हो गई। भारत में इस्लाम धर्म जो है आ गया। अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मिलने जुलने के फायदे क्या हुए। जब ये लोग आए भारत से तो इन लोगों के फायदे भी तो कुछ ना कुछ हुए होंगे। तो फायदे देखिए क्या हुए कि जब दो अलग अलग संस्कृतियों के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ के मतलब अरब की रीति रिवाज व धर्म जो है वहाँ से लेकर आए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे इनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अरबों ने भारत के भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में क्या किया, अनुवाद भी किया। देखिए, भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा, कागज बनाना, चरखे से सूत कैसे काता जाता है, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान, कचौड़ी, समोसा बनाना इन्होंने भारतीयों ने किससे सीखा, अरबों से सीखा। और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा कि हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष सीखा, गणित सीखी, शतरंज का खेल सीखा, भारतीय संगीत सीखा, चिकित्सा शास्त्र मतलब आयुर्वेद का ज्ञान भी उन्होंने किससे लिया, भारतीयों से ही सीखा है। ये देखिए, देवनागरी अंक में मतलब भारतीय में किस प्रकार से लिखे जाते हैं,
ये देखिए इस प्रकार से लिखा था, 1 ए 2 3 4 5 इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अरबी में देखो ये लोग कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3 इस प्रकार से टाइप से मतलब लिखते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय अंक क्या है कि 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारे क्या है अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं। ठीक है, आगे है कि तुर्क आक्रमण के समय भारत पर क्या हाल था। देखिए तुर्क आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या थी। उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिस पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत जो है वो शासन करते थे। इसमें अधिकांश राजपूत थे। अंततः इस युग को राजपूत युग भी कहा जाता है। किसको? उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक जो है वो नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था, और जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत जो है वो क्या करते थे? शासन करते थे, और इनमें अधिकांशतः क्या होते थे? राजपूत थे। अतः इस युग को राजपूत युग कहा गया है। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में क्या हो गए? संलग्न हो गए, और इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का हास्य होना क्या था? स्वाभाविक ही था। ठीक है, समाज में जाति पाति भेदभाव के बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था और अधिक कठोरता आ गई, और भारतीय समाज अपने खान पान एवं विचार को श्रेष्ठ समझते थे ये लोग, और एक दूसरे में क्या हो रहा है उसके परिचित होने का प्रयास जो है कि ना ही किया, और ना ही इन लोगों ने लाभ उठाया, जिसकी वजह से ये सब हो आ गया। ठीक है, हाश होने लगा। अब बारी आती है तुर्क आक्रमण की। किसकी? तुर्कियों का आक्रमण। देखिए क्या था कि जब भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राजा और सामंत थे, तो उत्तर भारत में जैसे चौहान, तोमार, गहड़ावल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज थे। मैंने ये पढ़ाया है पूरा कि इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व पाकिस्तान में था, तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? आक्रमण करने क्या कर दिया? उन्होंने प्रारंभ कर दिए। जैसे महमूद गजनवी का किसका? भारत पर आक्रमण। कौन? महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछे गए। तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। देखिए क्या था कि महमूद गजनवी या फिर गजनी मध्य एशिया में स्थित कहाँ? अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य से का स्वामी था। कौन? ये जो महमूद गजनवी है, जिसको गजनी बोलते हैं, कि मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे, और इनके शासक कौन कहलाते थे? सुल्तान कहलाए। इसलिए इन राज्यों को सल्तनत या फिर सुल्तनत भी कहा गया है। इसलिए इन राज्यों क्या कहा गया है? सुल्तानी सल्तनत भी कहा गया है। ठीक है, ये देखिए महमूद गजनवी की तस्वीर। और तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा आक्रमण हुआ जब गजनी राज्य, मतलब जो अफगानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया। पर वह भारत राज्य में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नजरें ईरान, अफगानिस्तान में खुरासान के क्षेत्र में थी, और दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी हुई थी। ठीक है, जब महमूद गजनवी ने भारत में राज नहीं करना चाहा, तो वह भारत आया क्यों? इसलिए क्योंकि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था, और इस कोशिश में उसने सन 1000 ईस्वी से सन 125 ईस्वी, मतलब 25 साल तक बंदे ने 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर क्या किया? आक्रमण किया, और उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया। उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा। उन बौद्ध मंदिरों और मठों को क्या किया? तोड़ा व लूटा, जिसमें बहुत धन दौलत इकट्ठी हुई थी। और सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और इम्पोर्टेंट है कि महमूद गजनवी ने ये जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025 में। और उससे कितनी बार टोटल आक्रमण किया है? 17 बार जो है आक्रमण किया था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। कहाँ है? सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है, और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उनमें से एक है, और इस मंदिर में कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का जो अब निर्माण है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 ईस्वी
में क्या किया, जो ज्योतिर्लिंग की क्या की गई थी, स्थापना भी करी गई है। किसकी की गई है, ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी की गई है। सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण रहा है ये बहुत प्रसिद्ध रहा है और ये इंपॉर्टेंट भी रहा है। नेक्स्ट है अल-बरूनी। नेक्स्ट क्या है, अल-बरूनी का, अल-बरूनी की दृष्टि से भारत क्या था। अल-बरूनी की दृष्टि से भारत के बारे में ये पूछा गया था। लास्ट ईयर 2021 में भी ये पूछा गया कि अल-बरूनी की दृष्टि से ये जो भारत के बारे में आप बताइए। तो उसकी देखिए क्या था कि अल-बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। किसका, मध्य एशिया का ये थे प्रसिद्ध विद्वान था। और इसका मूल नाम क्या था, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद। क्या था, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। और इनका जन्म 1973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ। अल-बरूनी महमूद गजनबी का समकालीन था और वह उसके साथ भारत आया था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद तहकीकात-ए-हिंद, जो 80 अध्यायों में विभाजित है, में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, मतलब जैसे समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार जानकारी दी है। जिसमें से तो कुछ पॉइंट जो है हमने लिए हैं, देखिए क्या लिए हैं। अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक में लिखी, ये हमें याद होनी चाहिए, किताब-ए-उल, जिसको हिंदी में तहकीकात-ए-हिंद भी जो कहा जाता है। और इसमें कितने 80 अध्यायों में विभाजित है ये। ठीक है, क्या क्या उसने देखिए पॉइंट डाले कि विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। ठीक है, विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आते थे और इन्हीं कारण से वे उनको क्या बोलते थे, मलेच्छ कहा करते थे। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। सभी के भोजन अलग थाल में परोसा जाता था और वे एक थाल में जो है नहीं खाया करते थे। भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण माना करते थे। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवदाता है और शासक है। भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है, जैसे पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार घूमना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं भी हैं। भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन इन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया है। पृथ्वी तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजक में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही क्या किया है, भारतीयों ने क्या दी है, मान्यता दी है। तो ये सारी बातें किसने कही हैं, अल-बरूनी ने अपने किताब-ए-उल-हिंद में उन्होंने अपनी कहा है। अब बारी आती है किसकी, नेक्स्ट टॉपिक है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी देखिए कौन था कि मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। कहाँ का था मोहम्मद गौरी, गोर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर कब 1173 ईस्वी में अधिकार कर लिया। ठीक है, जहाँ पर महमूद गजनवी जो शासन कर रहा था वहाँ पर। भारत पर उसने पहला आक्रमण कब किया, 1125 मतलब 1175 में मुल्तान पर किया। कहाँ किया मोहम्मद गौरी ने, 1175 मुल्तान में किया था। और मुल्तान पर विजय करने के बाद गौरी ने गुजरात पर 1178 में, किसमें 1178 ईस्वी में आक्रमण किया। पहले उसने मुल्तान पर आक्रमण किया 1175 में और उसके बाद 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया। और यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय से अपनी साहसी विधवा मां नायका देवी के नेतृत्व में आबू के पहाड़ के निकट, किसके, आबू के पहाड़ के निकट पे उन्होंने क्या कर दिया, इसको पराजित कर दिया। और यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। भारत में उसकी पहली पराजय कौन सी थी कि जब उसने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया। तो यहाँ पर उसे किसके, चालुक्य वंश के जो राजा मूलराज द्वितीय थे उस वक्त जो शासन कर रहे थे, उन्होंने और अपनी साहसी मां विधवा नायका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट क्या किया, इसको पराजित किया। और यह भारत में उसकी क्या थी, पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया। 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को क्या लिया, जीत लिया। कब, 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को क्या लिया, जीत लिया। और पंजाब जीतने के बाद राज्य की सीमाएं उसने कहा, दिल्ली और अजमेर के शासक उसमें उस वक्त कौन कर रहे थे, चौहान वंश के शासक जो है, जो चौहान वंश के वंश जो कर रहे थे पृथ्वीराज द्वितीय थे, जिनको पृथ्वीराज चौहान जो उसके राज्य कर रहे थे उनसे उसकी मिलने लगी। पंजाब जीतने के बाद जो उसके राज्य की जो सीमाएं थी वो दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज द्वितीय के राज्य से क्या होने लगी,
मिलने लगी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान मतलब चाहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। और पृथ्वीराज चौहान एक वीर साहसी एवं योग्य सेनानायक थे और उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया, जैसे इसमें चंदेल शासक परमानी देव भी था। ठीक है, परमानी देव का आल्हा उदल नाम के लोक प्रसिद्ध सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया था और वे युद्ध में मारे भी गए थे। भटिंडा पर जो मोहम्मद गौरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई थी। जब देखिए भटिंडा पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार जो है कर लिया था, उसके बाद जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच संघर्ष की क्या हो गई थी, स्थिति बन गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये पूछा ही जाता है हर बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध तराइन का, पहला युद्ध क्या, तराइन का, हरियाणा के जो करनाल जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हरियाणा के करनाल जिले में। कहाँ, कब हुआ, मैदान में हुआ 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कहाँ हुआ, तराइन के मैदान में। कहाँ पर, हरियाणा के करनाल जिले में। ठीक है, 1191 में क्या हुआ, युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार भी हो गई और वह जान बचाकर क्या हो गया था, भाग गया था। इस युद्ध में क्या होगी, मोहम्मद गौरी की युद्ध हार हो गई और वह जान बचाकर भाग गया। और मोहम्मद गौरी 1 साल तक शांत रहा, परंतु उसने क्या किया कि दोबारा उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया और 1192 में ईस्वी में उसने पुनः दोबारा से पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया और दोनों के बीच वापस से तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। और इस बार क्या हुई, पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। दोबारा से उनमें कब हुआ कि इसमें दोबारा से हुआ 1192 में, उसे दोबारा से हमला कर दिया और इस बार क्या होगी, पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई, हार हो गई और पृथ्वीराज चौहान को उसने क्या कर लिया, बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 में, किसमें, 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद, कौन, कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया, जिसको आप चंदेरी का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, मोहम्मद गौरी एवं उसकी सेनानायक ने ग्वालियर, बयानो, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त करी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी, 1206 ईस्वी में हुई। लगभग संपूर्ण उत्तर भारत किसके, उसके अधीन में आ चुका था। और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत में द्वार खोल दिए और जिससे क्या हो गई, सल्तनत काल की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। अब देखिए तुर्कों की जीत के कारण क्या थे, तुर्कों की जीत के कारण क्या रहे कि इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत निम्नलिखित कारण है। जैसे राजपूत शासकों में एकता का अभाव था, राजपूत द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवार थे, तुर्क सेनाओं का कुशल तीरंदाज होना, भारतीय समाज में व्यक्त ऊंच नीच और छुआछूत की भावना बहुत अधिक थी। इस वजह से भी क्या है, तुर्कों के जीत के क्या थे, कारण बने थे। एक इनको भी जान लीजिए कि अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख अरबी भाषा में लिखित चचकनामा, जो चचनामा ग्रंथ से मिलता है। और सिंध विजय के बाद अरब आक्रमणकारी जो मीर कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। कौन, सिंध विजय के बाद अरब आक्रमणकारी कौन, मीर कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। और अल-बरूनी की पुस्तक कौन सी थी, किताबे उल हिंद। जो किताबे उल हिंद है, इसका अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले अनुवाद किसने किया, सचाऊ ने, और हिंदी में अनुवाद किसने किया, रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। और मोहम्मद गौरी का सेनानायक कौन, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीतने के पश्चात नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, फिनिश। ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, फिनिश। नेक्स्ट हमको पढ़ना है सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, उसको हम आज ही करेंगे। तो दिल्ली की आप लोगों की हिस्ट्री जो है वो आप लोगों की खत्म हो जाएगी आज ही, और उसके बाद हम लोग कल से अपनी क्या स्टार्ट कर देंगे, संविधान, मतलब अपनी जो हमारी उसमें सिविक्स आती है उसको, पॉलिटी जो है हमारी, उसको जो हम स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारी जो बस एक क्लासेस, तो आज इसकी हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद से इसकी सिविक्स जो है हमारी स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों का सिलेबस इस साइंस का और सोशल साइंस का लगभग कंप्लीट होने पर रेगुलर जो आप लोगों की 5 से 6
क्लासेस देंगे जिससे आप लोगों का सिलेबस जो है आराम से कंप्लीट हो जाए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं है तो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो सारे PDF हैं वो आपको वहीं पर ही मिलेंगे, तो आप वहाँ पर जाके ऐड हो सकते हैं। दूसरा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंग्लिश की 2 क्लासेस आज हमारी होनी है, एक तो आर्टिकल पढ़ना है, दूसरा हमको पोइट्री के एम्स वगैरह के बारे में हमको पढ़ना है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।